हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। विदाउट लव का आज लास्ट एपिसोड है। ये वाला शायद मेरा पहला ऐसा स्टोरी है जिसमें इतना वक्त लगा है। मतलब ठीक से 15 एपिसोड भी नहीं है इसके, बट पूरा शायद 2-2.5 महीने लग गए इसको ख़त्म करने में। और इसके एंड होने के बाद भी मैं लगभग 1 से 1.5 महीने तक कोई भी नया स्टोरी इस चैनल पर तो नहीं लेकर आऊँगी। हाँ, शायद अगले 10-12 दिन में मेरे न्यू चैनल में एक शॉर्ट स्टोरी मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि वो एकदम न्यू है ना और अभी अभी मोनेटाइज हुआ है, तो इसलिए मैं वहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी अपलोड कर दूँगी। पिछले 1 महीने से वहाँ पर कोई भी स्टोरी अपलोड नहीं हुआ है, बस इसलिए मैं वहाँ पर कर दूँगी। और फिर वहाँ पर भी 1 से 1.5 महीने के लिए एकदम काम बंद रहेगा, क्योंकि गाइस हम शिफ्ट हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं कोलकाता में रहती हूँ, मतलब वेस्ट बंगाल में मेरा घर है। और यहाँ पर मैं अपने बाबा के काम के लिए रहती थी। अब हमारा यहाँ सारा काम ख़त्म हो गया तो हम वापस घर शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक अलग सा ही पूरा संसार, अपना आशियाना सब माँ ने एकदम सेट किया हुआ था। तो अभी शिफ्टिंग के टाइम सबका हालत एकदम ख़राब हो गया। मैं, माँ, बाबा सब एकदम ख़राब सिचुएशन में है और सामने वोट है, और उससे भी इम्पोर्टेंट मेरा एग्ज़ाम भी है। तो ये सब निपटा कर मैं वापस आऊँगी आप सबके साथ ढेर सारी स्टोरीज शेयर करने के लिए। मेरे दिमाग में इतने सारे स्टोरीज हैं, मेरे पास इतने आइडियाज़ पर मैंने काम किया है और वो सब पढ़े हैं। बट डोंट वरी गाइस, एक एक स्टोरी को मैं आप सबको सुना कर रहूँगी, और बस आप सब मुझे भूलना मत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे विंग और वांगजी का शादी अचानक से ही हो गया। मतलब सबके लिए अचानक था, बट महारानी लैन और कुल प्रमुख लैन, कांगसे सरन और वी चांगसे, इन चारों के लिए बिल्कुल भी ये शॉकिंग नहीं था, क्योंकि इन्हें पहले से ही पता था। विंग के नामकरण वाले दिन ही कांगसे सरन और महारानी लैन ने ये डिसाइड किया था, और उनके हस्बैंड ने इस बात पर उनको पूरा अप्रूवल दिया था। बट बाकी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि राजकुमार लान वांगजी अभी बस 3 साल के थे, और जिसके साथ उनका शादी हुआ वो एक नौकर का ही बेटा है। हाँ, कांगसे सरन का जितना रुतबा है वो शायद पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी और का नहीं है, क्योंकि वो महागुरु बाओसन सरन की इकलौती बेटी है। बट फिर भी वी चांगसे, वो तो एक नौकर ही है। बड़े बड़े सेक्ट के सामने, वो सारे सेक्ट वी चांगसे के मुंह के सामने तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि उनका औकात नहीं है। वी चांगसे इतने ताकतवर कल्टीवेटर है कि वो अकेले एक सेक्ट को ख़त्म करने का हिम्मत और ताकत अपने अंदर रखते हैं, इसलिए सब डरते हैं। लेकिन पीठ पीछे बात करना, तो सभी हैरान हो गए थे कि एक नौकर के बेटे के साथ लैन क्लैन का आने वाला भविष्य, सेकंड यंग जेट के साथ कैसे शादी कराया जा रहा है। बट सब चुप थे, क्योंकि किसी के पास भी क्वेश्चन पूछने का राइट नहीं था। शादी हो गया था, सबने आशीर्वाद दिया। ऐसा नहीं था कि सभी एकदम शॉक थे और कोई भी खुश नहीं था। बहुत सारे लोग खुश थे, बहुत सारे लोग शॉक्ड थे, और बहुत सारे लोग जो जल रहे थे और नफरत से देख रहे थे वी चांगसे, कांगसे सरन और विंग को। और फिर वी चांगसे और कांगसे सरन का डेथ, और उसके बाद महारानी लैन का भी डेथ होना, ये सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे किसी का बुरा नज़र लग गया है वी चांगसे के परिवार के ऊपर और लैन फैमिली के ऊपर। सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड शोक मना रहे थे वी चांगसे और कांगसे सरन के डेथ, और साथ ही में महारानी लैन के डेथ का। कुल प्रमुख लैन अपने होशो हवास में नहीं थे। इसी बीच लैन क्लैन के एल्डर्स ने कुल प्रमुख लैन का हालत देखा, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब लैन क्लैन को लैन कुरैन संभालेंगे। लैन कुरैन ने भी इस फैसले का समर्थन किया और इस जिम्मेदारी को संभाला। साथ में दोनों बच्चों का भी जिम्मेदारी लैन कुरैन ने उठा लिया। कुल प्रमुख लैन सबसे कटे कटे रहते थे।
दिन कब सालों में बीतने लगे किसी को खबर ही नहीं हुआ। बट कुल प्रमुख लैन अपने होशो हवास में वापस नहीं आ रहे थे। लगभग 2 साल बाद अचानक से एक दिन कुल प्रमुख लैन का भी डेथ हो गया। ये और भी ज़्यादा बड़ा सदमा था लैन क्लैन के लिए। लेकिन किसी के भी समझ में ये नहीं आया था कि ये सब किसी का सोचा समझा प्लान था। हाँ, ये सब लैन कुरैन का सोचा समझा प्लान था। जिस दिन वांगजी और विंग का शादी हुआ उसी दिन लैन कुरैन के दिल में अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ के लिए उतना ही नफरत पैदा हो गया था जितना वी चांगसे और कांगसे सडन के लिए था। सबसे ज़्यादा अपनी सिस्टर इन लॉ पर लैन कुरैन को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सब कुछ उनके सिस्टर इन लॉ की वजह से हो रहा है। हमेशा से लैन कुरैन के सिस्टर इन लॉ मतलब वांगजी की मदर लैन क्लैन को नीचा दिखाने में कतराती नहीं थी। वांगजी के फादर ने जब वांगजी के मदर से शादी किया था तब भी वांगजी के फादर कुल प्रमुख लैन सारे क्लैन से लड़ पड़े थे, सारे क्लैन के खिलाफ चले गए थे। उन्होंने अपने गुरु को भी चोट पहुंचाया था बस वांगजी के मदर के लिए। फिर जब महारानी लैन शादी के बाद इस क्लैन में आई तब उनके हिसाब से ही हर एक चीज़ होने लगा। क्लैन के बरसों से चले आए रूल्स को भी बदलने लगे वो। ये सब कुछ सब बस चुपचाप देखने के अलावा कुछ कर नहीं पाते थे। और फिर जब लैन कुरैन ने कांगसे सरन के साथ वो सब किया उसके बाद तो जैसे महारानी लैन कुरैन के पीछे ही पड़ गई थी। वो हर एक चीज़ में उन्हें टोकती थी और साथ में महारानी लैन जैसे कांगसे सरन के बेटे के साथ अपने बेटे का रिश्ता जोड़ रहे हैं वो देखकर तो एकदम खून खौल रहा था लैन कुरैन का। लैन कुरैन ने ही प्लान किया और उन्होंने वी चांगसे और कांगसे सरन को इस दुनिया से मिटा दिया। वो पहले तो बस वी चांगसे को मारना चाहते थे लेकिन कांगसे सरन के होते हुए वी चांगसे को मारना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने प्लान किया। वो कांगसे सरन और वी चांगसे दोनों को ही अच्छे से जानते थे क्योंकि पहले तो वो सब दोस्त थे। कौन सा कमज़ोरी उनके अंदर है और कैसे उन्हें काबू में किया जाए, कैसे उन्हें हराया जाए, वो लैन कुरैन अच्छे से जानते थे। इसीलिए उन्होंने बहुत ही शातिरता से किसी को कुछ बिना पता चले ही कांगसे सरन और वी चांगसे को मार दिया। लेकिन वो विंग को हार्म नहीं कर पाए थे क्योंकि एंड टाइम पर जब वो विंग को मारने वाले थे तब वहाँ पर बाउसन सरन आ गए थे और लैन कुरैन बाउसन सरन से नहीं लड़ सकते थे। और उन्हें पता था अगर बाउसन सरन ने एक बार उन्हें देख लिया तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड मिलकर भी उन्हें बचा नहीं पाएगा, इसलिए वो वहाँ से भाग आए। उन्होंने इतने सफाई से काम किया था कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि किसने कांगसे सरन और वी चांगसे को मारा है। साथ ही में उन्होंने अपने सिस्टर इन लॉ को पॉइजन दिया। धीरे धीरे वो जहर दे रहे थे जिसके चलते महारानी लैन भी कुछ दिनों बाद गुजर गई। और फिर कुल प्रमुख लैन का ऐसा हालत नहीं था कि वो क्लैन को संभाल पाते। सारा जिम्मेदारी लैन कुरैन पर आ गया। लैन कुरैन बहुत ही खुश थे। साथ ही में वो सोच रहे थे कि अब सब ठीक है। उनका अपने ब्रदर को हार्म करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे कुल प्रमुख लैन को अपने ब्रदर के किए हर एक गंदे काम का, हर एक गुनाह का पता चल गया और वो अपने ब्रदर को सबके सामने बेनकाब करने वाले थे। लेकिन ऐन वक्त पे लैन कुरैन ने अपने ब्रदर को भी मार दिया। फिर वो वांगजी और शिचन को अच्छे से पालने लगे। वांगजी और शिचन उनके ब्रदर का आखिरी निशानी था, इसलिए वो वांगजी और शिचन को अच्छी परवरिश तो दे रहे थे, लेकिन उनके अंदर जो था वो था डर। वो नहीं चाहते थे कि विंग उसके साथ वांगजी का शादी हो, लेकिन हुआ वही और वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि विंग और वांगजी का शादी बचपन में ही हो गया था और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने धूमधाम से हुआ था। तो बड़े होने के बाद वो इस शादी को नहीं रोक सकते थे। और साथ में शिचन वो सवाल उठा था बहुत सारा, इसीलिए लैन कुरैन ने सोचा कि शादी हो जाए। शादी के बाद वो विंग को वांगजी से दूर कर देंगे।
फिर वो कभी भी विंग का चेहरा वांग जी को देखने तक नहीं देंगे। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। वांग जी और शिचन दोनों के आंखों में गुस्सा था, आंसू थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो गुनहगार है। वो अपने ही मदर और फादर के कातिल के साथ इतने सालों तक रह रहे थे। उन्होंने उन्हें इतना रिस्पेक्ट दिया, बट अंकल कुरान उन्हें तो जैसे कोई होश हवास से नहीं था। वो अपने ही धुन में बोले जा रहे थे, वो चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे। लेकिन वो विंग, वो है तो कांगसे का ही बेटा ना। उसके अंदर कांगसे का गुण भर भर के पड़ा है। उसने तुम्हें अपने काबू में कर लिया और तुम्हें मुझसे बहस करने का हिम्मत मिल गया वांग जी। मैंने इतने सालों तक तुम दोनों पर काबू करके रखा था, लेकिन उस एक ओमेगा ने तुम दोनों को मेरे खिलाफ लेकर चला गया। तो मैं उस ओमेगा को कैसे छोड़ता? हाँ बताओ, मैं कैसे छोड़ता उस ओमेगा को? ये कहते हुए अंकल हंस रहे थे। उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने अपने सिस्टर इन लॉ को, अपने ब्रदर को, उनका सिस्टर इन लॉ वांग जी की मदर, वो ऊपर आई है। विंग के मदर और फादर वो भी अपने नहीं हैं, लेकिन वांग जी का फादर वो तो उनका अपना ब्रदर है। वो कैसे अपने ही ब्रदर के साथ ऐसा कर सकते हैं? और वो करने के बाद इतने सालों में भी उनके आंखों में पछतावा नहीं था। और अब जब वो ये सब कुछ कबूल करें तब भी उनके आंखों में बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। शिचनगा अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने अंकल के हाथ पर मारा, जिससे अंकल के हाथ में पकड़ा हुआ तलवार नीचे गिर गया और उनके हाथ से खून निकलने लगा। कट लग गया था बहुत गहरा सा। अब शिचनगा आगे आए और सारा गुस्सा अपने अंकल पर निकालते हुए कहा, बताइए अंकल, आपने ऐसा क्यों किया? आप ऐसे, आपने अपने नफरत के चलते हमारे सर से अपने मदर और फादर का साया ही छीन लिया। वो नन्हा सा बच्चा जो ठीक से शायद ये समझने के लायक भी नहीं हुआ था कि उसकी मदर और फादर कौन है, उसके सर से भी आपने उसके मदर और फादर का साया छीन लिया। आप इंसान नहीं हो। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप ये सब कुछ बिना किसी पछतावे के, बिना किसी गिल्ट के, किसी शर्म के बोल रहे हो और हंस रहे हो। वांग जी, जिसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था। उसके दिल दिमाग में इमोशन का ऐसा तूफान चल रहा था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन तुरंत अपने ब्रदर के चिल्लाने से वो होश में आया। उसने कहा, अंकल बताइए विंग कहाँ पर है, बताइए। अंकल कुरान हंसते हुए कहते हैं, वो जहाँ पर भी है, अब तक उसका सांस भी रुक गया होगा। ये कहते हुए अंकल हंस रहे थे। अंकल ने कहा, मैंने अपना बदला ले लिया कांग से। देखो, मैंने तुम्हें, तुम्हारे अल्फा को और तुम्हारा वो बच्चा, मैंने सबको ख़त्म कर दिया। तुम रोक सकती थी मुझे कांग से, लेकिन तुमने मुझे नहीं रोका। तुम तो चली गई उस वी चांगसे के साथ। ये कहते हुए अंकल कुरान हंस रहे थे। दोनों लैंस ब्रदर अपने अंकल को डिसबिलीव से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस शैतान के साथ वो इतने सालों तक रह रहे थे। ये सब कुछ शिचनगा के बर्दाश्त से बाहर हो गया। शिचनगा ने कहा, आप बताने वाले हैं या नहीं? बताइए विंग कहाँ पर है? अंकल कुरान ने अपने दोनों नेफ्यूज़ को देखा और एक डेविल स्माइल देते हुए कहा, नहीं। ये बोलते हुए उन्होंने अपने तलवार को ऊपर उठाया। शिचनगा और वांग जी को लगा कि अंकल उन पर हमला करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अंकल ने अपना तलवार उठाया और अपने दोनों नेफ्यूज़ की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने अपना बदला ले लिया है। ये कहते हुए अंकल कुरान ने तलवार अपने गले पर रखा और एक बार में ही उस तलवार को अपने गले के आर पार कर दिया। दोनों लैंस ब्रदर कुछ समझ पाते उससे पहले ये हो गया था। वो दोनों शॉकिंगली वहाँ पर खड़े थे और अंकल कुरान का बॉडी ज़मीन पर गिर चुका था। अंकल कुरान को देखकर दोनों लैंस ब्रदर को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, गुस्सा आया, क्योंकि इतना आसान मौत नहीं। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते। अब विंग था। अंकल कुरान
को वहीं छोड़कर दोनों लैंस ब्रदर बाहर आए। शिचनगा ने कहा, वांग जी विंग क्लैन में ही है, उसे हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। वांग जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और वो इधर उधर ढूंढने लगा। शिचनगा भी विंग को ढूंढने लगे थे। दूसरी तरफ विंग का सांस फूल रहा था, वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। उसने अपनी बेली को टाइटली पकड़ा हुआ था और वो अपनी बेबी को समझा रहा था कि अभी बाबा आ जाएंगे, वो हम दोनों को यहाँ से लेकर जाएंगे, तुम डरना मत, ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और अभी तुम्हारे बाबा आ जाएंगे। लेकिन विंग का भी सांस अब उखड़ने लगा था। वो एक छोटी सी जगह में बंद था, उससे महसूस हो रहा था, लेकिन इतना अंधेरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। वो 1 इंच भी सरकने का हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है। इसलिए वो बस शांति से अपने बेली को पकड़े हुए बैठा हुआ था और जितना हो सके खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि इस पूरे कमरे में जैसे हवा है ही नहीं, वो सांस ही नहीं ले पा रहा था। उसका गला एकदम सूख गया था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पेट में भी दर्द होने लगा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो सांस नहीं ले पा रहा है, वैसे ही शायद बेबी भी सांस नहीं ले पा रहा है। विंग को बहुत तकलीफ हो रहा था, उसका आंखें धीरे धीरे बंद हो रहा था। वो एक बार वांग जी को देखना चाहता था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मरने वाला है, वो अब जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन वो मरने से पहले एक बार अपने लंचा को, अपने वांग जी को देखना चाहता है। वो अपने बेबी को भी अपने उखड़ते हुए सांसों से कहता है, बेबी हम ऐसे नहीं जा सकते, हमें तुम्हारे बाबा से मिलना है, हमें उन्हें देखना है, हम दोनों को देखना है ना। हाँ तो हौसला रखो, और तुम्हारे बाबा अगर आ गए ना तो हमें कुछ नहीं होने देंगे, मुझे और तुम्हें, वो हम दोनों को कुछ नहीं होने देंगे, तो हौसला रखो। ये कहते हुए विंग बस समझाया जा रहा था, लेकिन वो भी क्या करे, एक उसके पेट में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, और दूसरा वो सांस नहीं ले पा रहा था। पसीने से उसका पूरा शरीर एकदम भीग गया था। वो जो हानफू पहना हुआ था वो भी भीग गया था। दर्द और सांस ना लेने की तकलीफ, इन दोनों में विंग को बस अब मौत दिख रहा था। उसके आंखों के सामने धीरे धीरे सब धुंधला होता गया और एक वक्त में विंग एकदम ही अपने आंखों को बंद किए अपना होश खो बैठा। लेकिन अभी भी वो एक प्रोटेक्टिव मदर की तरह अपने बेली को अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। दूसरी तरफ पूरा क्लैन ढूंढने के बाद भी विंग कहीं नहीं मिला था दोनों लैंस ब्रदर को। अब तो उनके साथ ढेर सारे लैंड डिसिपल भी विंग को ढूंढने में लगे थे। वांग जी, जिसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था, वो अपने घुटनों पर बैठ गया था। वो अपना हिम्मत खो चुका था। अंकल के कहे आखिरी बातों को सुनकर वो अपना पूरा हिम्मत खो चुका था। उसे लग रहा था उसने सब खो दिया, उसका बच्चा, उसका विंग। शिचनगा वांग जी के कंधे पर हाथ रख के वांग जी के पास ही बैठ गए। वांग जी और शिचनगा भी जिंगशी के सामने थे। वांग जी, जिसने अपने आंखों को कसकर बंद किए हुए था, तुरंत वांग जी को कुछ महसूस हुआ और उसने अपने आंखों को खोल लिया। वो इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि ये एहसास, फिर उसे याद आया उसका आत्मिक शक्ति। ये याद आते ही वांग जी मेडिटेशन में बैठ गया था। शिचनगा अपने ब्रदर को एकटक देख रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी क्या कर रहा है, लेकिन वांग जी वो अपने आत्मिक शक्ति को ढूंढ रहा था। उसे अपनी आत्मिक शक्ति बहुत ही पास से महसूस होने लग गया था। जिंगशी के आसपास वो अपनी नज़रों को खोलकर देखने लगा। तभी उसका नज़र एक तरफ ठहर गया। उस तरफ नज़र ठहरते ही शिचनगा भी उस तरफ देखने लगते हैं। एक घर था एकदम जिंगशी के पास। वो ना शिचनगा का हानशी था और ना ही किसी और डिसिपल का घर। वो क्वार्टर अंकल कुरैन का था। जब वो अपना पनिशमेंट पूरा करके सक्लूजन से बाहर आए थे, तब वो सबसे दूर रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर घर बनाया था। उस घर को देखते हुए वांग जी दौड़ पड़ा। शिचनगा भी वांग जी के साथ गए और उस घर का दरवाज़ा लात मार के खोल दिया। वो घर
अंकल कुरान जब से सक्लीडर बने थे तब से उस घर में वो नहीं रहते थे। तो सब कुछ बहुत ही बिखरा और गंदा था। लेकिन अभी वांगजी कुछ भी नहीं देख रहा था। वो बस अंदर चला गया और हर एक जगह को ढूंढने लगा। पूरा घर छान मारने के बाद भी शिचनगा को कुछ नहीं मिला। लेकिन वांगजी उसे अपना आत्मिक शक्ति बहुत ही करीब महसूस हो रहा था, बहुत ही अच्छे से वो महसूस कर पा रहा था। एक जगह पर आके वो रुक गया। वो एक खाली सा कमरा था, कुछ नहीं था इस कमरे में। वांगजी सोच रहा था, तो फिर यहाँ से मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मेरा आत्मिक शक्ति। ये सोचते हुए वांगजी आसपास अच्छे से देखने लगा। तभी उसका नज़र एक जगह पर गया। उस कमरे के कोने पर फर्श पर गया, जहाँ पर फर्श थोड़ा सा ऊंचा था। वो देखते ही वांगजी वहाँ पर तुरंत गया और वो जगह अच्छे से चेक करने लगा। कुछ देर अच्छे से चेक करने के बाद उसे पता चला कि ये दरवाज़ा है। वांगजी ने वो दरवाज़ा खोला। तब तक शिचनगा भी आ गए थे। वांगजी और शिचनगा तुरंत नीचे आ गए थे। नीचे इतना अंधेरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। शिचनगा ने फायर तालिस्मान जलाया, तब जाके उन्हें कुछ देखने को मिला। ये जगह बहुत छोटा है। शिचनगा और वांगजी मुश्किल से ही यहाँ पर खड़े हो पा रहे थे। उन्होंने देखा कि विंग बेहोश होके वहाँ पर पड़ा है। वांगजी और शिचनगा तुरंत विंग के पास गए और विंग को वहाँ से बाहर निकाला। विंग को सांस लेने में परेशानी हो रहा था, उन दोनों को समझ आ रहा था। वांगजी और शिचनगा विंग को लेकर सीधा जिंगशी में आ गए। हीलर्स को बुलाया गया। हीलर्स ने अच्छे से विंग को चेक किया और कुछ देर अच्छे से चेक करने के बाद हीलर्स ने कहा कि विंग और बेबी दोनों ठीक है। विंग को सांस लेने में परेशानी हो रहा था, इसलिए वो बेहोश हो गया। और बेबी, उसे भी अपनी मदर का जो परेशानी है ना वो महसूस हो रहा था, शायद इसीलिए वो भी अनकंफर्टेबल हो गया था और यही वजह था विंग को दर्द होने का। बट अभी सब ठीक था। विंग होश में नहीं आया था। शिचनगा ने पूछा, विंग कब तक होश में आएगा? तब हीलर ने कहा कि विंग को होश आने में सुबह हो जाएगा, क्योंकि विंग को कुछ दवाई दिया गया था। अभी विंग प्रेग्नेंट है, इसलिए स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसा जिससे विंग को अच्छे से सांस आए। तब तो जड़ी बूटियों का समय था ना। हीलर वहाँ से चले गए थे। शिचनगा वांगजी को विंग के पास रुकने को कहते हैं और कहते हैं कि वो सब संभाल लेंगे। वैसा ही हुआ। शिचनगा सुबह होने से पहले सब कुछ संभाल चुके थे। सुबह विंग को होश आया तो वो हड़बड़ा कर उठा। उसे लगा कि वो मर चुका है, लेकिन जैसे ही उसने वांगजी को देखा उसके आंखों में आंसू आ गए। वो वांगजी को अपने गले से लगाया। उसे तो महसूस हो रहा था कि वो अपने वांगजी को कभी देख ही नहीं पाएगा, वो अपने अल्फा को कभी नहीं देख पाएगा। लेकिन वांगजी उसके पास था। वांगजी भी बहुत इमोशनल हो गया था। उसने भी विंग को गले से लगा लिया और विंग को अपने से सटा लिया एकदम। वो विंग को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। विंग उसका जान है और अब तो बेबी भी है। वांगजी ने विंग से कोई भी बात छुपाया नहीं था। वांगजी को पता था कि ये सारा चीज़ विंग के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अगर विंग को बाद में पता चलेगा तो विंग को ऐसा लगेगा कि वांगजी शायद विंग को धोखे में रख रहा था। इसीलिए वांगजी ने विंग को सब बता दिया। हाँ, अंकल बस वांगजी का गुनहगार नहीं था। अंकल ने विंग के साथ बुरा किया, विंग के मदर और फादर के साथ बुरा किया, तो विंग को भी जानने का हक है। जब विंग को ये सब पता चला ना कि अंकल कुरान किस वजह से उससे नफ़रत करते थे और अंकल कुरान ने क्या क्या किया, तो विंग बस उनसे नफ़रत करने के अलावा कुछ और कर नहीं पाया। उसके दिल में बिल्कुल भी उदासी नहीं आया था। अंकल कुरान के डेथ के बारे में सुनकर वो बिल्कुल उदास नहीं हुआ था और ना ही उसे दुख हुआ था। कुछ भी उसे महसूस नहीं हुआ। उसे झटका ज़रूर लगा था और उसे अपनी मदर और फादर के ऐसे डेथ पर और अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के डेथ पर भी उसे बहुत दुख हुआ। एक इंसान के नफ़रत के चलते दो हंसते खिलते परिवार को तबाह कर दिया। 3 बच्चों के ऊपर से उनके मदर और फादर का साया छीन लिया। खैर, विंग इन सारी चीज़ों को भूलना चाहता था। अब ये परिवार उसका है। उसे वांगजी का, शिचनगा का और अपना और साथ में बेबी का भी ध्यान रखना था। इसलिए उसे स्ट्रॉन्ग बनना था।
बट अभी वो टाइम नहीं था कि अभी उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि अभी वो बहुत नाजुक हालत में था। उसका 7 मंथ कंप्लीट हो गया था, 8 मंथ पे था वो, और देखते ही देखते 9 मंथ में आ गया था। विंग के डिलीवरी के वक्त वांगजी और शिचनगा बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि विंग बच्चा डिलीवर नहीं कर रहा था, वो दोनों कर रहे थे, क्योंकि विंग जितना ना चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उससे ज़्यादा दोनों लैंस ब्रदर के आंखों में पेन था, फेस में पेन था। बाकी के जो एल्डर्स थे ना, वो सब अपने दोनों लैन जेट को देख रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद फाइनली बेबी के चिल्लाने का आवाज़ सबके कानों में आया और विंग का आवाज़ एकदम शांत हो गया था। वांगजी का दिल तो धक से हो गया था विंग की आवाज़ ना सुनने पर। वांगजी का ध्यान बेबी पर बिल्कुल नहीं था। एक हीलर बाहर आई, वो एक फीमेल हीलर थी। उन्होंने वांगजी के गोद में बेबी को दिया। वांगजी बेबी को एकटक देखने लगा था। उसने बेबी को देखते हुए कहा, विंग। वो हीलर ने कहा, वो ठीक है, लैन फ्रैन अभी आराम कर रहे हैं। वांगजी ने यह सुना और बेबी को अपने ब्रदर के गोद में दे दिया और वो सीधा रूम के अंदर चला गया और विंग को देखने लगा। विंग पसीने से लथपथ पड़ा था बेड के ऊपर। उसे अब तक साफ कर दिया गया था। उसका आंखें बंद था और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो कितना थक गया है। सच में उसने आज बहुत मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा। वांगजी ने विंग के सर से पसीना पोंछते हुए धीरे से कहा, विंग। विंग ने अपने आंखों को खोला और अपने अल्फ़ा को देखा, हैंडसम अल्फ़ा, जिसके आंखों में बहुत बहुत ज़्यादा डर था और इमोशन था और खुशी भी था। वांगजी को ऐसे देखकर विंग खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। वांगजी ने अपना सर विंग के सर से लगाया और कहा, शुक्रिया विंग, तुमने आज बहुत मेहनत किया एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू। ये कहते हुए वांगजी ने विंग के लिप्स पर किस किया। विंग स्माइल कर रहा था और अपने अल्फ़ा को देख रहा था। तभी कमरे के अंदर किसी के खांसने का आवाज़ हुआ। विंग और वांगजी उस तरफ देखते हैं। उस तरफ शिचनगा थे। शिचनगा आगे आए और उन्होंने विंग के सर पर हाथ रखा। उनके बाहों में बेबी था। उन्होंने कहा, लैन क्लैन के नए हायर को हमें देने के लिए शुक्रिया विंग। विंग ने स्माइल किया और धीरे से बस ब्रदर कहा। लैन शिचैन के आंखों में चमक था, इमोशन थे। वो एक परिवार है। लैन शिचैन इस परिवार का हेड है। वांगजी उनका छोटा भाई, विंग वांगजी का ओमेगा और उनका दूसरा छोटा भाई और उनका नेफ्यू। वो एक परिवार है। लैन शिचैन ने सोच लिया था कि वो अब अपने परिवार को कभी बिखरने नहीं देंगे। वो अपने परिवार में अब बस खुशियाँ और खुशियाँ देखना चाहते हैं। ये सोचते हुए उन्होंने विंग और वांगजी को देखा, जो मुस्कुरा रहे थे एक दूसरे को देखकर। लैन शिचैन ने कहा, विंग, क्या नाम रखने वाले हो हमारे हायर का? विंग ने स्माइल किया और बोला, आयुआन, लैन आयुआन। तो लैन शिचैन ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दिया। इसी के साथ ये फ़ैन फिक्शन विदाउट लव ख़त्म होता है। ये फ़ैन फिक्शन कोई हैप्पी एंडिंग फ़ैन फिक्शन तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें एंडिंग में भी सैडनेस था। और ये फ़ैन फिक्शन कोई मतलब रोमांटिक लव स्टोरी भी नहीं था। इसमें बस दिखाया गया है कि एक इंसान के नफ़रत के चलते कितने ज़िंदगियाँ बर्बाद हो सकता है, और हुआ भी ऐसा। तो गाइस, मे बी मैं आप सबको थोड़ा सा समझा पाई हूँ, और शायद नहीं। तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद। मुझे भूलना मत। बाय बाय।